स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, आज हम लोग वैद्युत विभव वाले चैप्टर में जो चल रहा था उसमें आगे डेरिवेशन पढ़ेंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक, कोई अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत द्विध्रुव अगर रखा जाता है, ठीक, उसको यदि मूव किया जाता है घुमाने में, तो उसका जो है कितना वर्क हो सकता है वैद्युत द्विध्रुव द्वारा, वो हम लोग यहाँ पर आज इसका स्टडी करेंगे। तो देखिए फिगर में कैसे बनाया गया। फिगर जो है एक समान वैद्युत क्षेत्र, देखिए जो पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले कह रहा था एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो ये देखिए लाइनिंग हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र ई बना दिया। ठीक, उसके बाद में हमने क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया इसको। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव की अल्प लंबाई 12 होगी। ठीक है, उसके एक सिरे पर प्लस चार्ज, दूसरे सिरे पर माइनस क्यू चार्ज होगा। ठीक है, इसके बाद में हमने बताया था कि इससे पहले जो पहला डेरिवेशन पहले चैप्टर में हुआ था, ठीक, आखिरी डेरिवेशन होगा, उसके दोनों सिरे पर जो है ये क्यू ई बल लगता है, क्योंकि इसकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, तो उसके कारण जो फोर्स लगेगा, ठीक, ये प्रत्यानयन बलयुग्म बोला जाता है इसको। तो एक सिरे पर क्यू ई और दूसरे सिरे पर क्यू ई। ठीक है, लेकिन ये प्लस क्यू आवेश के कारण, ये माइनस क्यू आवेश के कारण होगा। समझ गए। अब देखिए इसमें क्या करना है। इसमें देखिए इसका प्रारूप बताए दे रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जो है हम इसमें इसका जो है टो निकालेंगे, अर्थात बल युग्म का आघूर्ण टो या टाउ, वो पी ई साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या करेंगे, इसको एक अति सूक्ष्म कोण डी थीटा मान लेते हैं कि उसके द्वारा घुमाया गया है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य निकालेंगे डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा टो इंटू डी थीटा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, उसमें एक लिमिट मान लेते हैं कि यदि कोण घुमाया जा रहा है इसको वैद्युत द्विध्रुव को, तो मान लेते हैं कि θ1 से θ2 की तरफ जो है घुमाया जा रहा है। प्रारंभ में θ1 है, दूसरा जो है θ2 हो गया। ठीक, तो फिर उसके बाद में उसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, जो निकल के आएगा वही उसका जो है वर्क हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, थोड़ा हिंदी लिखे दे रहे हैं, लिखेंगे माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव, माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है। ठीक, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा गया है, या चलो गया है लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकालेंगे, अब यहाँ से निकालेंगे इसके द्वारा जितना हम बलयुग्म का आघूर्ण होगा। ठीक है, इससे पहले मैंने बताया था कि बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है। बलयुग्म का आघूर्ण को इसको हम टो से या टाउ से लिखते हैं। ठीक, तो इसमें जो वैद्युत क्षेत्र द्वारा जो बलयुग्म का आघूर्ण होगा, ठीक, वो किसके इक्वल होगा, हमने बताया था वो पी ई साइन थीटा के इक्वल होगा। किसके इक्वल, पी ई साइन थीटा के इक्वल। इसका डेरिवेशन हम पहले चैप्टर में करा चुके हैं। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे बल युग्म का आघूर्ण, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, लिखेंगे लैंग्वेज। ठीक, बल युग्म का आघूर्ण। ठीक, टो या टाउ बोला जाता है इसको, टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा। समझ गए कि नहीं, ये हमने निकाल लिया, टाउ इक्वल पी ई साइन थीटा। ठीक, चूँकि हमने अभी बताया था कि जो अति सूक्ष्म कोण डी थीटा मान लेते हैं, इसके द्वारा वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य बाह्य स्रोत द्वारा, वो निकालेंगे यहाँ पर। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि कोई एक अति सूक्ष्म कोण डी थीटा, ठीक, डी थीटा द्वारा डी थीटा से लिख लेते हैं, से बाह्य स्रोत
और द्वारा घुमाने में किया गया कार्य। ठीक, किसको घुमाने में? वैद्युत द्विध्रुव को। ठीक है, तो मान लेते हैं ये डी डब्ल्यू, क्या माना? डी डब्ल्यू। अब देखिए कार्य जो होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक, तो जो ये बल यहाँ पर बल होगा वो बल युग्म का आघूर्ण होगा। ठीक, और हमने जो उसका विस्थापन मान लिया कि कितना जो है डिफ्लेक्ट हो रहा है वो डी थीटा मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? यहाँ से लिखेंगे टाउ इंटू डी थीटा। क्लियर है? टाउ की वैल्यू रख देते हैं यहाँ से। ठीक, तो डी डब्ल्यू बराबर टाउ की वैल्यू क्या है? पी ई साइन थीटा और ये हो जाएगा डी थीटा। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि हम मान लेते हैं कि कोई जब द्विध्रुव को घुमाया जा रहा है तो उसमें प्रारंभ में एंगल जो है θ1 था। θ1 से θ2 तक जो है इसका यूँ कह सकते हैं कि लिमिट मान लेते हैं कि इतने पर जो है वो घुमाया जा रहा है उसको, इतने एंगल से, कि θ1 से θ2 तक। ठीक, और वही जो उसका जो है लिमिट हो जाएगी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। समझ रहे हैं? तो यहाँ से क्या करेंगे, अगर हम θ1 से θ2 तक चलते हैं, ठीक, तो सबसे पहले तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों पक्षों को समाकलित। ठीक, दोनों पक्षों को क्या करेंगे? समाकलित करेंगे। समाकलित करने के बाद में उसके जब समाकलन हो जाएगा उसके बाद में वहाँ पर लिमिट का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम इसका जब निकालेंगे तो ये डी डब्ल्यू बराबर, ठीक, यहाँ पर ये स्टेप बाद में भी लिख सकते हैं, पहले यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं। तो डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ पी ई साइन थीटा और डी थीटा। ठीक, फिर क्या होगा? यहाँ पर डब्ल्यू बचेगा, हमने बताया था, पहले भी बता चुके हैं, ये पूरा कार्य हो जाएगा। ठीक, ये कांस्टेंट टर्म है तो पी ई बाहर हो गया, यहाँ बचा साइन थीटा और डी थीटा। ठीक, क्लियर है? अब यहाँ पर हम लिमिट मान लेते हैं। लिमिट मान लेते हैं कितनी? θ1 से θ2 तक। ठीक, तो W बराबर पी ई और यहाँ पर लिमिट लिखेंगे कितनी? θ1 से θ2। ठीक, यहाँ पर कर लेते हैं हम θ1 से θ2 और ये लिखेंगे साइन थीटा और डी थीटा। ठीक, क्लियर है? ये हमने जो यहाँ पर लिमिट लगा दी। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे। अब इसके बाद में इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने में क्या होगा समझिए। चलिए इसका अपर लिमिट यहाँ पर ये लेते हैं, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। इंटीग्रेशन करेंगे, हमको मालूम है इंटीग्रेशन जो है, इससे पहले भी बताया गया होगा आपको, साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस होता है। ठीक है, ये देखिए एंगल है, ये एंगल थीटा है, तो इसी के सापेक्ष हो रहा है। ठीक है, वही जो यहाँ पर जो एंगल दिया गया उसी के सापेक्ष। तो W बराबर पी ई माइनस कॉस थीटा, θ1 से θ2, ये माइनस बाहर हो जाएगा। तो W बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा, θ1 से θ2। ठीक, अब यूज़ द लिमिट करेंगे। यहाँ पर लिमिट कैसे यूज होती है? लिमिट कैसे यूज होती है? लिमिट यूज करना बताया था हमने। लिमिट यूज होती है अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, जिस एंगल पर जो कॉस के साथ में जो एंगल जुड़ा है उस पर लिमिट यूज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? W बराबर माइनस का पी ई और ये होगा कॉस θ2 माइनस का कॉस θ1। ठीक है, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट यहाँ पर हमने यूज कर दिया। अच्छा, दोबारा क्या कर सकते हैं, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो W बराबर क्या हो सकता है? पी ई और अंदर लिखेंगे कॉस θ1 माइनस का कॉस θ2। ठीक, तो ये आपका फार्मूला होगा, इसका मात्रक जो होता है जूल। समझ गए? तो इसके लिए अगर जब θ1 से θ2 एंगल दिया होता है तो इस प्रकार से हम इसका डेरिवेशन करते हैं। समझ गए? अब देखिए इसमें क्या होगा। इसमें दूसरा जो पॉइंट आता है वो ये है कि यदि जो है प्रारंभ में जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो समानांतर हो। ठीक, प्रारंभ में अगर क्या हो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा समानांतर हो और फिर कोई एंगल हो। ठीक, प्रारंभ में दिशा जो है क्षेत्र के समानांतर हो वैद्युत द्विध्रुव की, और फिर जो है क्या हो, कोई एंगल हो, मान लेते कोई थीटा एंगल हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा देखिए प्रारंभ में क्या है,
प्रारंभ में जो थीटा 1 होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के जो होगा वो क्षेत्र के समानांतर होगा, तो समानांतर होगा तो थीटा 1 जो हो जाएगा वो 0 डिग्री, ठीक। और मान लेते हैं थीटा 2 जो होगा वो थीटा के इक्वल होगा। यहाँ पर समझना होगा यहाँ पर कैसे है, ठीक। यहाँ पर ऐसे है कि थीटा 1 0 इसलिए मान रहे हैं हम फिर बता रहे हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव वो क्षेत्र के यदि समानांतर हो जाए प्रारंभ में और फिर उसके बाद में कोई एंगल हो तो इसका एंगल यहाँ पर 0 हो जाएगा। और फिर मान लेते हैं जो दूसरा कोण होगा थीटा 2 वो थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो कंडीशन क्या निकलेगी समझ लीजिए। देखिए तो W बराबर PE यहाँ पर होगा cos 0 और माइनस का cos थीटा, ठीक। cos 0 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, ठीक। तो W बराबर निकलेगा PE और 1 माइनस का cos थीटा, ठीक। तो ये आपका फार्मूला निकला है जूल। W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा, यही जो इसका सूत्र होता है। कब? जब तुम्हारा वैद्युत द्विध्रुव कहाँ पर रखा हो, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, उसको घुमाने में कितना वर्क किया जाता है वो यहाँ से निकला है, ठीक। कुछ कंडीशंस भी होती हैं, कुछ कंडीशंस ये होती हैं कि अगर 90 डिग्री दिया गया है, ठीक, बाद में, और फिर जो है उसका 180 दिया गया है, उसकी विपरीत दिशा दी गई है, तो फिर वो जो है एंगल रख देते हैं। फिलहाल डेरिवेशन इतना ही है आपका, ठीक। करते क्या है फिर से देख लीजिए। इसमें सबसे पहले मान लेंगे, माना कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव रख दिया। वैद्युत द्विध्रुव रखने के बाद में इसका द्विध्रुव आघूर्ण मान लेते हैं P, ठीक। और इससे पहले हमने निकाल चुके थे कि जो इसका बलयुग्म का आघूर्ण होता है टाउ या टो, वो PE sin थीटा के इक्वल होता है। और यहाँ से फिर क्या करेंगे, इसका जो है वर्क निकालते हैं। वर्क किससे? डी थीटा से जब वर्क निकालेंगे तो यहाँ पर चूँकि मालूम है कि बलयुग्म का आघूर्ण है, तो यहाँ पर टाउ इंटू डी थीटा वैल्यू रख दो, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। लिमिट में हम ले लेते हैं थीटा 1 से थीटा 2 तक, ठीक है। कुछ और भी मान सकते हैं, मान लो x1 से x2 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। एंगल है तो इसलिए थीटा मान रहे हैं। तो यहाँ पर जो है थीटा, यहाँ पर वैल्यू रख दी, लिमिट यूज कर दी, जो आएगा वही जो इसका वर्क हो जाएगा। अगर प्रारंभ में साम्य स्थिति है, साम्य स्थिति मतलब ये होगा कि संतुलन की स्थिति में है, ठीक। प्रारंभ में उसका एंगल 0 होगा, ठीक, जब समानांतर है, और फिर थीटा है तो यहाँ वैल्यू रख देंगे। समझ गए? दूसरी चीज़, अगर कंडीशन की बात करें, ठीक है, कंडीशन की बात करें तो अगर साम्य स्थिति में है, ठीक है, और जो थीटा हो जाएगा वो अगर क्षेत्र के लंबवत हो गया, मतलब सॉरी वैद्युत द्विध्रुव जो हो गया वो क्षेत्र के लंबवत हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए यहाँ पर तो ये 0 ही रहेगा। थीटा 2 जो होगा वो 90 डिग्री कब होगा, जब परपेंडिकुलर होगा। वैद्युत द्विध्रुव जो है क्षेत्र के क्या हो जाएगा, लंबवत, ठीक। तो लंबवत में कंडीशन क्या होगी, W बराबर PE और ये हो जाएगा कितना, 1 माइनस का cos 90, ठीक। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, और 1 माइनस 0 0 बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ बचेगा W बराबर PE। ये कब होगा, जब शुरुआत में थीटा 1 जो है 0 था और थीटा 2 जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो इसकी वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी PE के इक्वल। समझ गए? अगर वैद्युत क्षेत्र जो है इसके विपरीत दिशा में हो जाए, ठीक, विपरीत दिशा में हो जाए तो उसमें क्या होगा, विपरीत दिशा में होने पर क्या होगा, देखिए विपरीत दिशा में ये होगा कि इसमें जो दूसरी कंडीशन है ये होगा विपरीत दिशा में। तो पहला थीटा 1 तो 0 रहेगा, ठीक, और थीटा 2 जो होगा वो 180 हो जाएगा। समझ गए? थीटा जो होगा वो कितना रहेगा, वो 0 रहेगा, और थीटा 2 जो हो जाएगा वो 180 रहेगा। यहाँ लिखे दे रहे हैं थीटा 2 जो होगा वो 180। समझ गए? तो अब देखिए वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखने में क्या होगा, वैल्यू रखने में ये होगा कि cos 180 की वैल्यू होती है -1, ठीक। तो W बराबर क्या निकलेगा, PE 1 माइनस cos 180, तो W बराबर PE 1 माइनस 1 माइनस, ठीक, यहाँ पर माइनस और -1, तो ये जो हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 1 2, तो W बराबर निकलेगा 2PE, ठीक। तो ये चीज़ होगी, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये भी ऐड कर लीजिएगा उसमें। समझ गए?
तो ये हमने पूरा जो है आपका डेरिवेशन करवा दिया। 1 से 2 बार देखिएगा, इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है और स्टडी कीजिएगा, ठीक है। इसके 1 या 2 बार अवश्य देखिएगा और स्टडी करते रहिए।